हेलो। आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। अब हम पौधों में पोषण के बारे में जानेंगे। तो हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था कि लाइफ प्रोसेस अर्थात जैव प्रक्रम कितने महत्वपूर्ण है, और ये जो लाइफ प्रोसेस है यही किसी भी वस्तु, किसी भी चीज को जीवित बनाते हैं। तो उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण लाइफ प्रोसेस कौन सा था? पोषण यानी न्यूट्रिशन। अब हम प्लांट्स यानी पेड़ पौधे किस प्रकार से न्यूट्रिशन लेते हैं, किस प्रकार से उनमें पोषण होता है, हम उसके बारे में सीखेंगे। इससे पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि स्वपोषी और विषमपोषी क्या होते हैं। तो स्वपोषी यानी ऑटोट्रोफिक जीव वह होते हैं, यानी ऑटोट्रोफ्स वह होते हैं जो कि जैसे हरे भरे पौधे जो होते हैं, और ऐसे कुछ जीवाणु होते हैं वे अपना खाना खुद ही बनाते हैं, और जो विषमपोषी जीव होते हैं वे अपना खाना दूसरों से लेते हैं। तो ऐसे ही पेड़ पौधे जो होते हैं उनमें से कुछ खुद ही अपना खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से, और बाकी लोग उन दूसरे पेड़ पौधों से अपना खाना लेते हैं जो ऑलरेडी अपना खाना खुद बना रहे होते हैं। तो अब आप इसमें पढ़िए कि जो स्वपोषी जीव होते हैं उसमें क्या होता है। भोजन के सरल रूपों का उत्पादन करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के रूप में अकार्बनिक स्रोतों यानी इनऑर्गेनिक सोर्सेस का उपयोग होता है, किया जाता है। पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन को अकार्बनिक नाइट्राइट या नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। फिर प्रोटीन संश्लेषण में जो होता है वो नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है। तो जीवाणु वायुमंडल से नाइट्रोजन लेते हैं और इसे कार्बनिक यौगिकों यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में परिवर्तित करते हैं। पौधे इन यौगिकों यानी कंपाउंड्स को मिट्टी से भी ग्रहण करते हैं। तो इसका सरल सा यही मतलब हुआ कि जो भी इनऑर्गेनिक सोर्सेज होते हैं यानी अकार्बनिक स्रोत होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, उनको ये ऑटोट्रोफ्स लेते हैं और फिर उसको वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कि कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करते हैं। यही उनका भोजन होता है, और ये यौगिकों को पौधे मिट्टी से भी ग्रहण करते हैं और पर्यावरण में अलग अलग चीजों से वो ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो इसका उदाहरण तो है ही, आपको जैसे पता है और मैंने भी बताया कि हरे भरे पौधे और कुछ जीवाणु, तो वे खुद ही अपना भोजन बनाते हैं। अंदर इनऑर्गेनिक सोर्सेस को अंदर लेते हैं यानी कार्बनिक स्रोतों को अंदर लेते हैं, फिर उसके बाद उससे कार्बनिक यौगिक बनाते हैं। अब हम इसके बारे में ढंग से और जानेंगे, पर उससे पहले ये जान लीजिए कि हीटरोट्रोफिक यानी विषमपोषी पोषण किस प्रकार से होता है। तो जो विषमपोषी जीव होते हैं यानी हीटरोट्रोफ्स होते हैं, वे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते यानी खुद नहीं बनाते। वे परोक्ष रूप से जीवित रहने के लिए स्वपोषी द्वारा उत्पादित भोजन पर निर्भर करते हैं, अर्थात वे जिंदा रहने के लिए जो ऑटोट्रोफ्स होते हैं उनसे जो बनाया हुआ खाना होता है उस पे वो डिपेंडेंट होते हैं। उन्हें जीवित रहने के लिए जटिल पदार्थों यानी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस की आवश्यकता होती है। वे एंजाइम नामक जैव उत्प्रेरक यानी बायो कैटलिस्ट का उपयोग करके इन पदार्थों को तोड़ते हैं। तो जो एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं? वो जैव उत्प्रेरक होते हैं यानी बायो कैटलिस्ट होते हैं। इनके उपयोग से क्या होता है, ये जो आवश्यक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं ना, जो जटिल पदार्थ होते हैं, वो छोटे छोटे ऐसे सिंपल सरल पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं बायो कैटलिस्ट या एंजाइम के द्वारा। तो इसका उदाहरण है जानवर और कवक, जैसे फंजाई जिसे कहते हैं हम इंग्लिश में। तो ये लोग क्या, जानवर कवक ये जो होते हैं ये अपना खाना खुद थोड़ी बनाते हैं। इंसान जो है अपना खाना खुद थोड़ी बनाता है, हम पेड़ पौधों दूसरों पे निर्भर होते हैं, है ना। इसी प्रकार कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो भी खुद अपना खाना नहीं बनाते हैं। तो भोजन के स्वरूप एवं उपलब्धता के आधार पर पोषण की विधि विभिन्न प्रकार की हो सकती है। इसके अतिरिक्त ये जीव के भोजन ग्रहण करने के ढंग पर भी निर्भर करती है। उदाहरण के लिए देखिए, कवक शरीर के बाहर खाद्य सामग्री को तोड़ता है और फिर उसे अवशोषित यानी एब्जॉर्ब करता है। कसकटा, अमरबेल के बारे में आपने सुना होगा। कसकटा जैसे ऐसे कई पौधे होते हैं जो पैरासाइट्स के रूप में बढ़ते हैं यानी परजीवी के रूप में बढ़ते हैं। ये क्या करते हैं, किसी भी पेड़ पौधे से चिपक जाते हैं और फिर उसका सारा भोजन उसके द्वारा ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं। खुद ये कोई फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। तो हम
ये जान सकते हैं कि जो विषम पोषी यानी हेट्रोट्रोफिक जो पेड़ पौधे होते हैं वो किसी अन्य ऑटोट्रोफ पे निर्भर करते हैं अपना खुद पोषण करने के लिए। ठीक है, अब प्रकाश संश्लेषण, जो अभी तक मैं फोटोसिंथेसिस बोल रही थी कि ऑटोट्रोफ्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाते हैं, उसे हिंदी में आपको पता ही है, उसे हिंदी में प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और ये एक चमत्कार से कम नहीं है। और इस डायग्राम में भी आपको दिख रहा होगा कि किस प्रकार से सूर्य की किरणें पड़ती हैं एक पेड़ पौधे पर और किस प्रकार से वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेता है, ऑक्सीजन बाहर निकालता है। क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, की उपस्थिति में ये खाना इसके अंदर बन रहा होता है, ये पानी भी ले रहा होता है और इस प्रकार से फोटोसिंथेसिस होता है, जिसके बारे में अब हम और ढंग से पढ़ेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? ये वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा स्वपोषी बाहर से पदार्थों को ग्रहण करते हैं और उन्हें ऊर्जा के संचित रूपों में परिवर्तित करते हैं। प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये आवश्यक है जानना और लिखना भी कि प्रकाश और क्लोरोफिल इन दोनों की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी ग्लूकोज और ऑक्सीजन में परिवर्तित होते हैं। देखिए, आपको ये इक्वेशन दिख रही है? इस इक्वेशन में क्या दिख रहा है? ये कार्बन डाइऑक्साइड ही तो है, इसके सामने 6 इसलिए लगाया हुआ है ताकि ये इक्वेशन बैलेंस हो जाए। इक्वेशन बैलेंस करना बहुत आवश्यक होता है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा ही था। तो ये बैलेंस करने के लिए 6 लगाया हुआ है, पर इसका तात्पर्य मुख्य यही है कि किस प्रकार से यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है वो पानी से मिल रही है और क्लोरोफिल और सनलाइट की उपस्थिति में, यानी क्लोरोफिल और प्रकाश की उपस्थिति में ये किस में परिवर्तित हो रहे हैं? ग्लूकोज में और ऑक्सीजन में। ये क्या होता है? ये ग्लूकोज होता है और ये क्या है? ये ऑक्सीजन होता है। तो इस चीज को वापस बोलते हैं, चलिए मेरे पीछे पीछे रिपीट करिए, साथ में बोलिए। बल्कि प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी ग्लूकोज और ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाते हैं। ग्लूकोज को फिर अन्य जटिल रूपों में परिवर्तित करा जाता है, जिसे हम स्टार्च कहते हैं, जो ऊर्जा आरक्षित यानी एनर्जी रिजर्व के रूप में कार्य करता है। यानी ये ऊर्जा आरक्षित के रूप में काम करने का मतलब वो उसके अंदर एनर्जी के रूप में बैठा रहता है। जब भी उसे एनर्जी की जरूरत होती है, ऊर्जा की जरूरत होती है पेड़ को, तो वो स्टार्च जो है वो ऊर्जा प्रदान करता है। तो ये प्रक्रिया कोशिकाओं के अंदर विशेष हरे रंग के जीव में होती है, जिन्हें क्लोरोप्लास्ट भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल होता है। हमने बोला ना कि क्लोरोफिल और प्रकाश की उपस्थिति में होता है ये, तो क्लोरोफिल कहाँ पे होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? वो हरे रंग के जीव होते हैं। और वो हरे रंग के जीव कहाँ पे होते हैं? वे कोशिकाओं के अंदर होते हैं। किन कोशिकाओं के अंदर? पेड़ों की कोशिकाओं के अंदर, है ना। तो इनके चरण आप देखिए किस प्रकार से ये प्रकाश संश्लेषण होता है। पहला चरण तो क्या होता है? क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है, यानी उसको अंदर लेता है। फिर प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन, अर्थात कि जो प्रकाश ऊर्जा है उसे केमिकल, मतलब सनलाइट जो है, सनलाइट की एनर्जी है, उसे केमिकल एनर्जी में वो चेंज कर देते हैं, वो परिवर्तित रूपांतरित कर देते हैं। और फिर जो जल के अणु होते हैं, यानी जल के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसका हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में वो डिवाइड कर देते हैं। तो जल आपको पता ही है H2 होता है, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग कर देते हैं, अंदर जल अणुओं को अलग अलग कर देते हैं। और फिर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या बन जाता है? कार्बोहाइड्रेट। तो ये 3 चरण होते हैं। कौन कौन से? चलिए मेरे साथ रिपीट करिए। पहला चरण है क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। दूसरा, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन होता है। और तीसरा क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाता है।
ये आवश्यक नहीं है कि ये चरण तत्काल एक के बाद दूसरा ही हो, एक के बाद ये दूसरा हो, ये जरूरी नहीं है। उदाहरण के लिए देखिए कि जो मरुद्भिद पौधे होते हैं, यानी कि जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं पौधे, डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, रात्रि में क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं, यानी कोई ऐसे बीच का ऐसा उत्पाद बनाते हैं। फिर दिन में उसका क्या होता है, क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बनता है। तो ऐसे एक मिडिल का एक उत्पाद बनता है और फाइनली दिन में होता है वो फाइनल अल्टीमेट अंतिम उत्पाद बनता है। तो इस प्रकार से जरूरी नहीं है कि एक के बाद झट ये 3 चरण आ जाए। उसका उदाहरण है कि रेगिस्तान में जो पेड़ पौधे होते हैं वो रात में करते हैं, एक मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेकर, और दिन में फिर उस क्लोरोफिल ऊर्जा होती है वो अंतिम उत्पाद उसके प्रेजेंस में बनाया जाता है। अब हम जानेंगे कि एक पत्ती का अनुप्रस्थ काट किस प्रकार से दिखता है, अर्थात एक लीफ पत्ती का क्रॉस सेक्शन कैसे दिखता है, वो अंदर से कैसे दिखती है। तो लीफ की यानी एक पत्ती की अनुप्रस्थ काट में एक मोमी क्यूटिकल, ऊपरी बाह्य त्वचा, पैलिसेड पैरेन्काइमा, स्पंजी पैरेन्काइमा और एक निचली बाह्य त्वचा होती है। तो अब आप इस पत्ती को देख सकते हैं, इसमें अलग अलग भाग हैं। आप इन भागों को देखिए, ये जो है ये शिरा है, ये है पर्णपटल, ये है मध्य शिरा इसका, ये है फ्लोएम जाइलम यहाँ पे, और ये है संवहनी बंडल। अब इसके अंदर ये किस प्रकार से दिखती है, आप देखिए, ये ऊपर जो होता है ये है मोमी क्यूटिकल, यहाँ इधर जो दिख रहा है ये है ऊपरी बाह्य त्वचा, और यहाँ जो दिख रही है ये है हरित लवक, ये जो है यहाँ पे वायु कोशी है, और यहाँ पे द्वार कोशी है यानी गार्ड सेल्स है, और ये जो है नीचे ये है निचली बाह्य त्वचा। तो अब हम जानेंगे कि जो रंध्र स्टोमाटा होता है वो क्या होता है। पौधे पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे उद्घाटन यानी स्मॉल ओपनिंग के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है, जिसे रंध्र कहते हैं। ये छोटी छोटी उद्घाटन स्मॉल ओपनिंग्स इन्हें स्टोमाटा यानी रंध्र कहते हैं। इसके ही द्वारा, इसी के माध्यम से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो पेड़ पौधे प्राप्त करते हैं, वो अंदर जाते हैं पेड़ पौधों में, उनके पत्तों में। वह पत्तियां जड़ या तने की सतह पर मौजूद होते हैं। तो ये पत्तियों में ही नहीं, जड़ और तने की सतह पे भी स्टोमाटा मौजूद होते हैं। इस चित्र में देखिए आप जरा कि किस प्रकार से एक खुला रंध्र आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये है बंद रंध्र। ये खुला रंध्र और बंद रंध्र क्या होता है, ये खुल जाता है और बंद हो जाता है। ये भी हम जानेंगे कि कैसे खुलता है बंद होता है। पर ये जो छोटी सी स्मॉल ओपनिंग है ये कभी कभी खुल जाती है और कभी कभी बंद हो जाती है। क्यों खुलती है वो भी हम जानेंगे। अब आप देखिए इसको अंदर से किस प्रकार से दिखता है। यहाँ पे आपको फिर से हरित लवक दिख रही है, ये अधिचर्म कोशिका है, ये भीतरी मोटी दीवार है। यहाँ पे इसमें भी ये हरित लवक है, ये रसधानी है, ये अंदर केंद्रक है यानी न्यूक्लियस है, ये द्वार कोशिका है यानी गार्ड सेल्स है। ये तो ये आपको सारा लेबल करके दिख रहा होगा कि ये होता है, ऐसे दिखता है स्टोमाटा यानी रंध्र। और पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, इन रंध्र के द्वारा ही। तो जो रंध्र होती है वो पत्तियों, तनों और अन्य पौधे के अंग में बाह्य त्वचा में पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्र होते हैं। तो स्टोमेटा कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प और ऑक्सीजन जैसी गैसों को पौधों के आंतरिक ऊतकों में और बाहर फैलने की अनुमति देते हैं। प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता होने पर वे खुल जाते हैं, जिससे जल वाष्प का नुकसान होता है। प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता जब नहीं होती है तब वो बंद हो जाते हैं। रोम छिद्रों का खुलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं का यानी गार्ड सेल्स का कार्य है। तो अब ये जो रंध्र हैं ये कैसे खुलते हैं, क्यों खुलते हैं? खुलते वो तब है जब उनको प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस करना होता है, जब खाना बनाता होता है तो खुल जाते हैं उसमें, लेकिन जो पानी है उसका नुकसान हो जाता है। और जब प्रकाश संश्लेषण नहीं हो रहा होता है तो वो बंद हो जाते हैं।
अब ये किस प्रकार से खुलते और बंद होते हैं? वो गार्ड सेल्स यानी द्वार कोशिकाओं के द्वारा के माध्यम से खुलते और बंद होते हैं। तो ये द्वार कोशिकाएं क्या करती हैं? जब जल अंदर आता है, तो जब द्वार कोशिकाओं में जल अंदर आता है तो फूल जाती है और उससे क्या होता है? रंध्र का छिद्र खुल जाता है। इसी तरह जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती हैं तो छिद्र बंद हो जाता है। तो ये पानी के अंदर बाहर जाने से ही द्वार कोशिका सिकुड़ती है और बड़ी होती है और उसी कारण ये स्टोमेटा खुलता या बंद होता है। ठीक है, तो अब हम कुछ क्रियाकलाप करने वाले हैं और ये उससे हम ये सब जानेंगे कि क्या प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, सनलाइट आवश्यक है और ऑक्सीजन आवश्यक है। एक एक करके इन तीनों के बारे में जानेंगे। पहले तो ये जानते हैं कि क्या प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। अभी हमने इक्वेशन में पढ़ा कि सनलाइट यानी प्रकाश और क्लोरोफिल ये जब तक इनकी उपस्थिति जब होती है तभी ये फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण हो सकता है। पर अगर ये ना हो, क्लोरोफिल ना हो, तो क्या प्रकाश संश्लेषण हो पाएगा? तो इसका प्रयोग हम इस प्रकार से करेंगे इसको। तो आप इस एक्टिविटी को देखिए और आप खुद अपने घर पे ये करके देखिएगा, ठीक है? और फिर इसका खुद उत्तर दीजिएगा। ये आपका एक तरह से होमवर्क समझ लीजिए। जब भी आपको समय मिले इस क्लास के बाद या अभी पॉज कर दीजिए ये काम करके, ठीक है? तो गमले में लगा एक शबलित यानी वेरीगेटेड पत्ती वाला पौधा लीजिए। पौधे को 3 दिन अंधेरे कमरे में रखिए। अब पौधे को लगभग 6 घंटे के लिए सूर्य के प्रकाश में रखिए। पौधे से एक पत्ती तोड़ लीजिए, इसमें हरे भाग को अंकित करिए तथा उन्हें कागज पर ट्रेस कर लीजिए। कुछ मिनट के लिए इस पत्ती को उबलते पानी में डाल दीजिए। इसके बाद इसे अल्कोहल से भरे बीकर में डुबा दीजिए। इस बीकर को सावधानी से जल उष्मक में रखकर तब तक गर्म कीजिए जब तक अल्कोहल उबलने न लगे। अब कुछ मिनट के लिए इस पत्ती को आयोडाइन के तनु विलयन में डाल दीजिए। पत्ती को बाहर निकालकर उसको आयोडीन से धो लीजिए। अब आपको क्या दिखेगा? पत्ती के केवल वे भाग हैं जो हरे रंग के थे, वे नीले काले हो जाएंगे। तो आपको ये करने से क्या होगा? जो हरे हरे भाग थे पत्ते के, सिर्फ वही भाग नीले काले हो जाएंगे, बाकी नहीं होंगे। जैसे इस पिक्चर में दिख रहा है, जो भाग हरे थे वही नीले काले हो गए। तो इससे क्या पता चल रहा है कि केवल इन्हीं क्षेत्रों में प्रकाश संश्लेषण होता है। और इससे क्या निष्कर्ष निकलता है या कंक्लूजन निकलता है कि जो प्रकाश संश्लेषण है उसके लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, क्योंकि अगर ये हरे जगह नहीं होते तो इन्हीं जगहों पे प्रकाश संश्लेषण होता है, और अगर ये क्लोरोफिल नहीं होता या हरी जगह नहीं होती तो फिर प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। तो इस क्रियाकलाप से हमें यही निष्कर्ष निकल रहा है। अब दूसरा क्रियाकलाप ये है कि क्या प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है? तो अभी थोड़ी देर पहले शायद मैंने ये बोल दिया था कि क्या प्रकाश संश्लेषण के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो ऑक्सीजन की तो नहीं, पर कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता जरूर होती है। ऑक्सीजन तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा निकलता है। ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, लेकिन वो उनके श्वास के लिए होती है, सांस लेने के लिए होती है, रेस्पिरेशन के लिए होती है, और वो प्रकाश संश्लेषण से अलग एक प्रक्रिया है। तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन लेने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि वो निकाली जाती है। तो अब हम इसका प्रयोग करने वाले हैं कि हम ये जानेंगे कि आवश्यकता सच में होती है। एक्सपेरिमेंट करेंगे हम। तो उसका प्रयोग ये है कि आपको क्या करना है, लगभग समान आकार के गमले में लगे 2 पौधे लेने हैं, ठीक है? और फिर क्या करना है, 3 दिन तक उन्हें अंधेरे कमरे में रखना है। अब प्रत्येक पौधे को अलग अलग कांच पट्टिका पे रख दीजिए, है ना? आपको इस चित्र में जिस प्रकार से दिख रहा होगा इस प्रकार से। एक पौधे के पास वॉच ग्लास में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख दीजिए। अब ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? इसको KOH सिंबल होता है, इसको ऐसे लिखते हैं। तो दोनों पौधों में अलग अलग बेल जार को ढकना है हमें। अब जार के तले को सील करने के लिए कांच पट्टिका पर वैसलीन लगा देनी है, और इससे इससे क्या होगा, हवा अंदर नहीं जाएगी, ठीक है? तो अंदर हवा नहीं जाएगी यानी वायुरोधी हो जाएगी। तो लगभग 2 घंटों के लिए इस प्रकार से आपको पौधों को सूर्य के प्रकाश में रखना है। प्रत्येक पौधे में से फिर आपको एक पत्ती तोड़नी है और उसमें मंड की उपस्थिति की जांच करनी है। अब आप देखेंगे ये सब करने के बाद आपको आपका ऑब्जर्वेशन ये रहेगी, अवलोकन ये रहेगा कि केवल उन
पौधों की पत्तियां जो बिना किसी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के हैं वह बेल जार के नीचे रखी हुई हैं, नीला काला रंग दिखाती हैं। तो सिर्फ वही पत्तियां नीला काला रंग दिखाएंगी जिनके वहां पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं था। तो इससे क्या पता चलता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन हाइड्रोक्साइड की आवश्यकता होती है। अब ऐसे हमें पता कैसे चला? क्योंकि ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ये क्या करता है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड इसे अब्सॉर्ब कर लेता है। तो इस वाले बेल जार के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कमी है क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमने रख दिया। तो इस वजह से यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। तो हमें क्या पता चलता है कि प्रकाश संश्लेषण बिना कार्बन डाइऑक्साइड के नहीं हो सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्या आपसे पूछ रहे हैं कि क्या प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है? हमने पढ़ा कि आवश्यक है, लेकिन अब हम इसे एक्सपेरिमेंट के द्वारा जानेंगे कि सच में आवश्यक है या ऐसे ही बोल रहे हैं हम। तो अब आप ये करिए, प्रयोग कीजिए इसका। एक गमले में आपको क्या करना है, पौधे को लेना है और उसे 2-3 दिनों के लिए किसी अंधेरी जगह पे रख देना है, ठीक है। अब इसके एक पत्ते को एक भाग को लेना है और उसे काले कागज की पट्टी से ढक देना है। अब इस पौधे को 3-4 घंटे के लिए धूप में रख दें। चयनित ढके हुए पत्ते को तोड़ लें और उस पर लगे काले कागज को हटा दें। इस पत्ते को पानी वाले बीकर में रखें और लगभग 10 मिनट तक उबालें। जब पत्ते को निकालकर अल्कोहल में 10 मिनट के लिए पानी के स्नान का उपयोग करके उबाल लें और फिर ये क्लोरोफिल को हटा देता है। तो पत्ती को निकालकर बहते पानी को नीचे धो लें। इस पत्ते को पेट्री डिश में रखें और उस पर आयोडीन के घोल की कुछ बूंदें डालें। तो आपको ये दिख रहा होगा, आपने यहाँ पे ब्लैक काले कागज को डाल दी, उसकी पट्टी डाल दी और अब उसका क्या किया, ये क्लोरोफिल हटा देता है। ये जो आपने प्रोसेस किया अल्कोहल में डाल के और पानी के स्नान का उपयोग करके उसे उबाल लिया। तो अब हम इससे क्या जानेंगे, क्या ऑब्जर्वेशन हमारी रहेगी? तो हमारी ये अवलोकन रहेगा कि केवल पौधे की पत्तियां जो काले कागज से ढकी नहीं होती हैं, नीला काला रंग दिखाती हैं। काले कागज ने सूर्य की रोशनी को पत्तों तक नहीं पहुंचने दिया, तो उस पौधे की पत्तियां आयोडीन मिलने पर नीली काली हो गई। तो इसका क्या निष्कर्ष निकला कि जो प्रकाश संश्लेषण है उसके लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, क्योंकि जहां पे सूर्य का प्रकाश नहीं मिला उसके साथ क्या हुआ, उसके साथ ये हुआ कि उसकी पत्तियां नीली काली नहीं हुई आयोडीन मिलाने पे। क्यों? क्योंकि सूरज की रोशनी तक काले कागज ने पत्तों तक पहुंचने ही नहीं दिया। तो जब नीली काली हो रही है मतलब तब हमको पता चल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, और अगर नीली काली नहीं हो रही है तो नहीं हो रहा है। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि प्रकाश यानी सनलाइट बहुत महत्वपूर्ण होता है एक प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के संभव होने के लिए। अब हम जानेंगे कि विभिन्न जीवों के लिए विभिन्न प्रकार के पाचन तंत्र होते हैं और कौन से विभिन्न जीव होते हैं। एक तो एकल कोशिका वाले जीव होते हैं और दूसरे बहुकोशिका वाले जीव होते हैं। तो जो एकल कोशिका वाले जीव होते हैं उनमें क्या होता है, भोजन संपूर्ण सतह द्वारा ग्रहण किया जा सकता है। जैसे कि अमीबा का सूडोपोडिया जो होता है, पैरामीशियम का खाद्य रिक्तिका जो होती है, इनमें क्या होता है, ये एक कोशिकीय जीव होते हैं और इनमें आप इस प्रकार से देखिए, यहाँ ये केंद्रक है और ये खाद्य कण है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या हुआ, ये अपना इस प्रकार से अपने आप का थोड़ा सा शेप इसने बदला और ये जो खाद्य कण है ये अंदर जा रहा है। इस खाद्य कण को इसने पूरे अंदर ऐसे सर्कल की तरह इसको अंदर ले लिया और फिर इसमें पूरी तरीके से ये डिसॉल्व हो गया है। तो किस प्रकार से ग्रहण हो गया, संपूर्ण तरीके से। एक ही तो कोशिका है, इसने संपूर्ण तरीके से ऐसे करके उसको ग्रहण कर लिया। अब बहुकोशिकाएं जो जीव होते हैं या उच्च स्तरीय जो जीव होते हैं उनमें एक पाचन तंत्र मौजूद होता है, क्योंकि इस प्रकार से वो सीधा ऐसे लेके उसको न्यूट्रिशन नहीं प्राप्त कर सकते, पाचन नहीं हो सकता उनमें। तो अमीबा और पैरामीशियम या अपनी 2 एग्जाम्पल्स देखिए, इसमें ऐसे होता है। अब हम
उम्मीद है आपको यहाँ तक सब समझ आया होगा। अब अगले हम जो सेशन है उसमें हम मनुष्यों में पोषण किस प्रकार से होता है, यानी ह्यूमन बींग्स हम जो हैं, हम किस प्रकार से पाचन, हमको किस प्रकार से न्यूट्रिशन मिलता है वो हम जानने वाले हैं। तो जल्द ही मुलाकात होगी। बाय।